नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में साथी हम देखने वाले हैं 30 जनवरी की सभी शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें लगभग आपके 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है साथी, क्या देखेंगे हम 30 जनवरी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं इससे संबंधित ये क्वेश्चन थे, और इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, में एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ पाएं। ठीक है, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या हमसे पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न बदला या वही आ रहा है, इस तरह से जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखो साथी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रतिदिन शाम 7:30 बजे, देखो इसका थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, या तो कल बता दूंगा कंफर्म करके, या तो आपका 8 बजे क्लास आएगी 8 बजे, इसके अलावा या 7:30 बजे ही रहेगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए माफ़ी चाहेंगे, आज की क्लास आपकी लेट हो गई थी चूँकि हम थोड़े लेट हो गए थे आने में। ठीक है, इसलिए आज की क्लास आपकी 8 बजे की जा रही है। ठीक है, कल 7:30 बजे होगा या 8 बजे, इसका कन्फर्मेशन कल आपको दे देंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रतिदिन शाम को क्लास करवाई जाती है। यदि जिस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा उस दिन आपके लिए एग्जाम बेस्ड, क्या साथी, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। लगभग 20, कितने 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और सभी का हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो साथी, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र करने का इरादा किया है। कह रहा है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र करने का इरादा किया है, और ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ सभी साथी जुड़े रहेंगे। देखो साथी, कहने का मतलब है कि आप आज क्लास ले रहे हो, जैसे आज आपका मन लग रहा है तो 4 दिन बाद आपका मन नहीं लगता है, तो आपको आपसे एक फैसला करना है, आपने खुद से एक वादा करना है कि आप जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक आप रुकेंगे नहीं। ठीक है, खुद से वादा करना है। तो वही कह रहा है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, और ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। ठीक है, चलते इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो साथी, हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो छठ पूजा होती है, क्या साथी, छठ पूजा होती है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। पहली बात तो आप ये बताएंगे छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो छठ पूजा होती है साथी, ये होती है आपकी कहाँ पर, आपको बताना, ये होती है बिहार में। कहाँ साथी? बिहार में। बिहार राज्य में छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा ही है। ठीक है, इसमें स्त्रियां सूर्य भगवान को, किसको, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। ठीक है, अर्घ देती हैं। तो इसमें किस देवता की पूजा हो जाएगी? तो आपको याद रखना है, इसमें सूर्यदेव की, किसकी, सूर्यदेव की पूजा होती है। ठीक है, छठ पर्व में, और ये बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, जो आपका जम्मू कश्मीर है इसके दूसरे राज्यपाल कौन बने हैं? जल्दी से बताएंगे सभी साथी, जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन बने हैं? जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे। जो जम्मू कश्मीर है इसमें दूसरे उपराज्यपाल, देखो यहाँ पर राज्यपाल लिखा है लेकिन आपसे पूछा गया था उपराज्यपाल। क्या पूछा गया था? उपराज्यपाल। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। आपको याद रखना, यदि पूछे साथी आपसे फर्स्ट उपराज्यपाल कौन थे, फर्स्ट, तो आपको बताना है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में कौन है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछे सेकंड यानी कि वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनोज सिन्हा। कौन है? डॉक्टर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ये कौन है? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। मनोज सिन्हा जो वर्तमान में है, ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी? क्या पूछा गया था? नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा सांसद बनी, इनका नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी, जो आपकी नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं, इनका नाम क्या है? जल्दी से बता देंगे। ठीक है, यदि पूछे कौन बनी है तो बताना आपको साथी एस, इनका नाम थोड़ा उत्तर पूर्वी टाइप का है तो आपको इनको याद रखना है। इनका नाम है एस फंगनोन। क्या नाम है साथी? एस फंगनोन और कोन्यान। कौन है? एस फंगनोन कोन्यान। ठीक है, इनको याद रखेंगे। कोन्या ये वर्तमान में कौन है? राज्यसभा में सांसद बनी है, कहाँ की? नागालैंड की प्रथम महिला एस फंगनोन कोन्यान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा
ये क्वेश्चन दोबारा से शायद रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन है, डॉक्टर मनोज सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और दूसरे भी है। ठीक है, फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट आपके थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है SC/ST के लिए 10% रिजर्वेशन किसके तहत बढ़ाया गया था। जल्दी से बताएंगे वह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी कि संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये जो SC/ST है इसके लिए 10% रिजर्वेशन आरक्षण किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। कौन सा, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर साथी, इसका आंसर हो जाएगा 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें आर्टिकल 15(6) क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया था। इसके अलावा 16 क्लॉज 6। ठीक है, इसमें संशोधन करके SC/ST के लिए और जो आपका EWS था इसके लिए भी क्या कर दिया गया था, इसके लिए आपको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और शिक्षा के संबंध में, शिक्षा संबंधित। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको याद रखना है ये आपका था 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ ले 100वां संविधान संशोधन, क्या पूछ ले, 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपको बताना ये हमारा 3 बीघा कॉरिडोर था। क्या, 3 बीघा कॉरिडोर था, किसके साथ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। किसके बाद, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सा था, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपको याद रखना है 101वां संविधान संशोधन था साथी, ये आपका था किससे संबंधित था, ये GST से संबंधित था। ठीक है, ये कब लागू हुआ था, तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को हमारा GST लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। 101वां संविधान संशोधन किससे हो जाएगा, आपका GST संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि आपसे साथी पूछ ले 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आपको बताना साथी एकमात्र संविधान संशोधन जिसको किसने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे नकार दिया हुआ था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या था, तो आपको याद रखना है इसमें कॉलेजियम के स्थान पर, कौन, कॉलेजियम के स्थान पर कौन सी पद्धति ला रहे थे, ये NJAC ला रहे थे। जो भारत सरकार थी ये NJAC पद्धति ला रही थी। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, कॉलेजियम पद्धति जो होती है जिसमें एक जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, इसको कौन तय करता है, यदि न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश, इनको चुनने का अधिकार किसको है, वो न्यायाधीशों के पास ही है। लेकिन ये क्या कर रहे थे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2014 में, कब साथी, 2014 में मोदी सरकार इसको लाई थी। और ये बना रहे थे कि जो भारत का जज होगा उसको कौन चुनेगा, भारत के मंत्री चुनेंगे। ठीक है, यानी कि संसद के जितने भी मेंबर होंगे या भारत के जितने मंत्री हैं वो उनको चुनेंगे। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा कह करके नकार दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था ये मूल ढांचा के खिलाफ है, तो इसको नकार दिया गया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था साथी, खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। देखो आपने नाम सुना होगा साई, क्या नाम सुना है, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम साथी, इसको कहते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी। क्या कहते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना यदि पूछे कब हुई तो याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी साथी 1984 में। कब हुई थी साथी, 1984 में साई की स्थापना हुई। साई का मतलब होता है खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपसे पूछा गया था इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1984 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना आपके 1984 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था साथी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये कब हुआ था। क्या पूछा गया था साथी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने, 3 गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और जो द्वितीय था इसका समय था 7 सितंबर। कब साथी, 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। ठीक है, 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक हुआ था। ये हुआ था 1931 में। कब साथी, 1931 में इसका हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, देखो गोलमेज सम्मेलन का क्या मतलब है, अंग्रेज भारतीयों को बुलाते थे, राजनेताओं को, एक राउंड टेबल थी, राउंड टेबल के चारों तरफ व्यक्ति बैठ करके एक बातचीत करते थे। ठीक है, बातचीत करते थे, इसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसमें यदि पूछे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग जिसने लिया था वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी। और यदि पूछे कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यदि पूछे कांग्रेस ने, तो आपको याद रखना कांग्रेस ने साथी दूसरे में भाग लिया था। किसमें, दूसरे में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस और महात्मा गांधी जी दोनों ने भाग लिया था। ठीक है, इसी में
विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा था, अधनंगा फकीर कहा था, ठीक है, क्योंकि अपने ये जो वेशभूषा पहनते थे उसी वेशभूषा में ये गए थे वहां पर सम्मेलन में भाग लेने, ठीक है। एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, जो दूध और क्रीम होता है ये किसका उदाहरण होता है, जल्दी से बताएंगे। जो दूध और क्रीम होता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ये किसका उदाहरण होता है। तो आपको याद रखना है साथी ये किसका होता है, ये आपका पायस का उदाहरण होता है, किसका, पायस का, ठीक है। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। दूध और क्रीम किसका उदाहरण है, यदि दूध क्रीम और मक्खन पूछ ले, ठीक है, मक्खन क्या पूछ ले, मक्खन, ये किसके उदाहरण है, ये आपके किसके हैं, पायस के उदाहरण, ठीक है। मक्खन, दूध, क्रीम ये किसके उदाहरण है, ये सभी के सभी पायस के उदाहरण, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अशोक स्तंभ की प्रशस्ति किसने बनवाई थी। देखो साथी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया था, क्योंकि जो ये अशोक स्तंभ है इसी को जानते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से। किसको, जो ये प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर खुद ही इसको जानते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति, क्या, एक मिनट साथी, इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से इसी भी जानते हैं। इसी को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया तो इसका नाम हो गया प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे किसने बनवाई थी तो बताना हरिसेन ने, इस पर हरिसेन ने इसको उकेरा था, किसने, हरिसेन ने करवाया था। और ये किसका दरबारी कवि था, ये साथी आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, किसका, समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था, इसको भी याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, इसने अशोक स्तंभ पर प्रशस्ति बनवाई थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये कहाँ पर है तो बताना इलाहाबाद प्रशस्ति इलाहाबाद में, ठीक है, कौशाम्बी के पास ये मिला था, ठीक है, अशोक स्तंभ, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है साथी, कह रहा है, एक मिनट साथी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, क्या पूछा गया था, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो जल्दी से बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई। तो आपको याद रखना है जो स्वराज पार्टी थी साथी, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, तो आपको बताना साथी इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, कब साथी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923, कब, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी तो साथी याद रखना है, गांधी जी ने जो कांग्रेस से क्या हुआ था, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो जो आपके कौन थे, चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास के अलावा कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ये लोग कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस में इनका मानना था कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में 1 जनवरी को की थी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आज पूछा भी गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कि स्टंपिंग किस खेल से संबंधित है। आपने देखा होगा भारत के कई खिलाड़ी यानी कि विकेट कीपर ऋषभ पंत बार बार चिल्लाते रहते पीछे, वो क्या करते हैं, वो विकेट कीपिंग करते हैं। तो विकेट कीपिंग किस में की जाती, क्रिकेट में की जाती, और वो स्टंप आउट कर देते। तो इस स्टंपिंग का संबंध किस खेल से हो जाएगा, आपको याद रखना ये हो जाएगा, किस खेल से हो जाएगा इसका संबंध, इसका खेल हो जाएगा आपका साथी क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। स्टंपिंग का खेल किससे संबंधित है, स्टंपिंग किस खेल से संबंधित है तो बताना है क्रिकेट से, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे आज क्वेश्चन साथी माफी चाहेंगे, एक क्वेश्चन और मिसप्रिंट हो गया है, यह पूछा था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ इंडिया अभियान हो गया, सॉरी मेक इन इंडिया अभियान, यहाँ पर क्या था, मेक इन इंडिया अभियान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपसे एक मेक इन इंडिया पूछा और स्वच्छ भारत भी पूछा गया था, ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, जो मेक इन इंडिया अभियान था इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बताना है, आपने देखा होगा एक शेर होता है, क्या होता है, शेर, उसके अंदर बहुत सारे कलपुर्जे लगे होते हैं, वो चित्र जो होता है ये किससे संबंधित है, ये मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से एक शेर होता है, बहुत भद्दा चित्र है। देखो मेक इन इंडिया जो अभियान होता है साथी, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2014 में, कब, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन साथी कब हुई थी तो आपको बताना है 25 सितंबर को, कब, 25 सितंबर को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, जल्दी से बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, किससे, उड़ीसा राज्य से। यहाँ मैंने राज्यपाल नहीं बताया, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, और कहाँ पर, मयूरभंज में, कहाँ पर, मयूरभंज नामक जिला में, ठीक है, मयूरभंज नामक जिला में स्थान पर इनका क्या हुआ था, आपको याद रखना है जन्म हुआ था, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। लेकिन जो ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी तो आपको याद रखना साथी, ये झारखंड की राज्यपाल की थी, कहाँ की, झारखंड की राज्यपाल। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ की, झारखंड की राज्यपाल थी। और भारत की फर्स्ट आदिवासी राष्ट्रपति है, कौन है, फर्स्ट आदिवासी जो राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति ये कौन है, ये आपकी द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। और सेकंड महिला राष्ट्रपति है, इनसे पहले प्रतिभा पाटिल भी क्या रही है, सेकंड
ये सेकंड महिला है और प्रतिभा पाटिल फर्स्ट महिला राष्ट्रपति थी। कौन? फर्स्ट महिला राष्ट्रपति। ठीक है, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यदि क्या पूछ ले, आपको बताना राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में? तो आपको बताना साथी अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, और 61 में इस पर महाभियोग लगाया जाता है और 60 में इसकी क्या है? शपथ है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है, यदि आपसे आज राष्ट्रपति पूछा है किस राज्य के राज्यपाल थे बनने से पहले, तो आपसे उपराष्ट्रपति भी पूछ सकता है। क्या साथी? कल के शिफ्ट में हो सकता है आपसे उपराष्ट्रपति भी पूछ ले। तो आपको याद रखना उस उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं, कौन है? जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़ हैं। ये आपके उपराष्ट्रपति बनने से पहले, ये उपराष्ट्रपति बनने से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। इनको भी याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो एक क्वेश्चन आपसे समुद्रगुप्त के हरिशेर से पूछा गया था और एक आपसे पूछा गया था समुद्रगुप्त से। क्या पूछा गया था? ये अगली शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त से क्या पूछा गया था? समुद्रगुप्त ने दक्षिण में कुल कितने युद्ध लड़े थे? जल्दी से बताएंगे, जो दक्षिण में समुद्रगुप्त के युद्ध थे ये कुल कितने थे? तो आपको याद रखना साथी, ये थे आपके 12 युद्ध। कितने? 12 युद्ध। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 युद्ध समुद्रगुप्त ने दक्षिण में लड़े थे। ठीक है, लेकिन इन राज्यों को जीतकर इसने अपने राज्य में नहीं मिलाया था। इन राज्यों को जीता तो था, ये जीता तो था, पर इनका विलय नहीं किया था, इनको स्वतंत्र छोड़ दिया था। क्या साथी? स्वतंत्र छोड़ दिया था, ताकि कभी भी जाएं तो ये लोग हमसे क्या भय खाते रहे। ठीक है, तभी तो कहते हैं समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था ये 3 समुद्र का पानी पीता था, इसलिए इसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, 3 समुद्र का मतलब है, एक आपका बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, 3 समुद्र का जो घोड़ा पानी पीता था, इसका नाम क्या था? इसका नाम इसलिए समुद्रगुप्त पड़ा। ठीक है, इस घोड़े सॉरी ये जो समुद्रगुप्त थे, ये इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? समुद्रगुप्त। ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। कितने? 12 को, परंतु इनको स्वतंत्र छोड़ दिया था। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना, जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है ये सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ जो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक होता है, क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक। प्रशिक्षक का मतलब होता है साथी कोच। क्या होता है? प्रशिक्षक का मतलब होता है कोच। क्या होता है? कोच। ठीक है, कोच। सर्वश्रेष्ठ जो कोच होता है उसको दिया जाता है, क्योंकि गुरु द्रोण जो थे आपके, ये अर्जुन के गुरु थे। ठीक है, गुरु थे, गुरु कह लो अथवा कोच कह लो। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ, इसे कभी कभी गुरु द्रोण अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना है, द्रोण अवार्ड के नाम से या गुरु द्रोण अवार्ड। ठीक है, और द्रोणाचार्य अवार्ड तो ये किसमें दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गुरु के लिए दिया जाता है। ये किसी भी खेल से संबंधित हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, आपका हॉकी हो, फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, किसी भी संबंधित हो उसको दिया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। यदि पूछे आपसे क्या पूछा है यहाँ पर शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना साथी इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। कब? 1985 मतलब 1985 में गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था साथी, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है? क्या साथी? ये क्वेश्चन आज पूछा गया था और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है? तो आपको बताना है साथी, देखो गंगा नदी जो है, गंगा नदी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है। कितनी बार? एक बार। ठीक है, एक बार ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो सरस्वती है, क्या साथी? सरस्वती नदी है, सरस्वती, इसका उल्लेख कई बार मिलता है, क्योंकि यह आर्यों की पूजनी नदी थी। कैसी? आर्यों की पूजनी नदी थी, इसकी आर्य पूजा करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे पूछ ले सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का उल्लेख भी लगभग 175 बार मिलता है। ठीक है, कितने बार? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी का उल्लेख कई बार मिलता है, और ये आर्यों की व्यापारिक नदी थी। कैसी? व्यापारिक नदी कौन थी? सिंधु थी, ये आर्यों की। ठीक है, इसके अलावा गंगा का उल्लेख एक बार मिलता है। यदि पूछ ले यमुना का उल्लेख साथी, यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो बताना साथी यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। कितनी बार? 3 बार यमुना का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख कई बार मिलता है, सरस्वती का उल्लेख कई बार मिलता है, क्योंकि सिंधु जो थी ये व्यापारिक थी और सरस्वती इनकी पूजनी थी। ठीक है, और गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, देखो यहाँ पर माफी चाहेंगे 2-3 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वच्छ भारत अभियान। क्या पूछा गया था? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? वहां पर पूछा गया था मेक इन इंडिया, और यहाँ पर पूछा गया था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको पता ना मेक इन इंडिया तो आपको 25 सितंबर 2014 को हो गया था। कब? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हो गई थी। किसकी? मेक इन इंडिया की। किसकी? मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हो गई थी। लेकिन जो आपका ये था, क्या था?
ये जो आपका अभियान था कौन था, स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी कब साथी, 15 अगस्त। कब साथी, 15 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त नहीं, माफी चाहेंगे, स्वच्छ भारत अभियान की हुई थी 2 अक्टूबर। कब साथी, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी और इसका पहला चरण 2 अक्टूबर 2019 तक चला। कब, 2 अक्टूबर 2019 तक इसका पहला चरण चला था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को, और इसकी जो आपका इसका पहला चरण था 14 से लेकर 19 तक चला था। ठीक है, और इसके अलावा मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014। ठीक है, इसकी भी याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है। क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो आपको पता है साथी, महाराष्ट्र के 3-4 ऑप्शन थे, कौन कौन थे, तो आपको पता है एक तो लावड़ी उसमें ऑप्शन था, लावड़ी ऑप्शन था, इसके अलावा तमाशा ऑप्शन था, तमाशा के अलावा क्या ऑप्शन था, नकटा ऑप्शन था। ठीक है, नकटा, इसके अलावा एक ऑप्शन था आपका गिद्धा। ठीक है, गिद्धा। ठीक है, ये कहाँ का है तो बताना, गिद्धा लोक नृत्य ये पंजाब का है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, लावड़ी, तमाशा, नकटा, इसके अलावा आप याद रखेंगे टिप्पड़ी। क्या साथी, टिप्पड़ी, ये भी लोक नृत्य कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र के 4 हो गए, नकटा, एक तो नकटा हो गया, टिप्पड़ी हो गया, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया। ठीक है, और जो गिद्धा है ये आपका कहाँ का है साथी, इसको याद रखना, ये पंजाब का है। ठीक है, ये कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो आपका हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जो आपका हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखो साथी, ऐसा है, जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उनमें क्या पूछा जाता है, हरित क्रांति शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। अभी कल से मैं देख रहा हूँ इस शिफ्ट में लगभग एक ही क्वेश्चन आ रहा है पंचवर्षीय योजना, जो शुरुआत थी उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, आपको याद रखना है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो साथी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी 1966 में। कब, 1966 में, और इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी तो बताना पंजाब से। कहाँ से साथी, पंजाब से। ठीक है, इसमें कौन शामिल था तो बताना हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। किसको, स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को क्या कहते हैं, हरित क्रांति का भारत में जनक कहते हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को, क्योंकि ये घटना ऐसा थी लगभग 1965 के युद्ध की, जब हम चीन से युद्ध लड़े, पाकिस्तान से युद्ध लड़े और हमारे पास खाने के लिए लगभग अनाज की कमी पड़ रही थी। ठीक है, तो अमेरिका से भारत ने कहा कि हमको अनाज चाहिए, तो अमेरिका ने हमें क्या, सुअर वाला अनाज भेजा था, जो जानवरों को अनाज खिलाता था उसमें सुअर वाला अनाज भेजा था। और उसी अनाज में आपने देखा, जैसे आप कहते हैं ये जो आपके खरपतवार जमता है, इसी अनाज से, इसी बीज से संबंधित था वो खरपतवार जो था, जो वर्तमान में हमारे खेतों में आज उगता है। जब वो बीज आया था अमेरिका से, उसी में खरपतवार भी भेजा था, क्योंकि ये जो बीज था ये कौन खाते थे, उनके जानवर खाते थे। ठीक है, ये खाने के लिए हमको भेजा था, तब हमने इसको बोया था, तो लेकिन हमने उसकी खेती की थी और एम एस स्वामीनाथन के सहयोग से इसको अच्छे से इसको बनाया था। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछे साथी इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपके जो लाल बहादुर शास्त्री थे, कौन थे, शास्त्री जी जो थे, शास्त्री जी ने तब एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया गया था, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो किसान हमारे लिए अनाज उगाएंगे। और जो हमने युद्ध लड़े थे चीन और पाकिस्तान के साथ, उस समय युद्ध चल रहा था हमारा 1965 का, चीन से तो निपट गया था, लेकिन 1965 का जो युद्ध चल रहा था हमारा किससे चल रहा था, पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान से युद्ध के दौरान इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों ने एक वक्त की रोटी छोड़कर सैनिकों के लिए भोजन दिया था। ठीक है, इसके लिए ये नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966 में, और इसके पिता कौन है, भारत में एम एस स्वामीनाथन इसके पिता हैं। ठीक है, यदि विश्व में पूछ ले हरित क्रांति के पिता कौन है, तो विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग। कौन है साथी, नॉर्मन बोरलॉग कौन है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था साथी, सर अब क्या पूछा गया था, अधिक आबादी वाला दूसरा राज्य कौन है। 2011 की जो जनगणना थी इसके अनुसार जो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आबादी किस राज्य में, ये पूछा गया था। ठीक है, यदि पूछे साथी फर्स्ट पे कौन है तो आपको याद रखना है, इसमें फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सेकंड में आपका महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र, और तीसरे पे आपका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा साथी, बिहार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तीसरे पे आपका कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार के अलावा चौथे पे हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। क्या, वेस्ट बंगाल। और 5वें पे मध्य प्रदेश। ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल, 5वें पर आपका मध्य प्रदेश। और पहले बार पूछे सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है तो बताना है साथी, सर्वाधिक आबादी आपकी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे सबसे कम, कैसी साथी, सबसे कम पूछे तो आपको बताना सबसे कम आबादी सिक्किम में थी 2011 की जनगणना के अनुसार। कहां पर, सिक्किम में थी। एकमात्र ऐसा राज्य जहां आबादी बढ़ने की बजाय घट गई थी उसका नाम था नागालैंड। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे।
इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो जैसे महाराष्ट्र का पूछा गया था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। क्या पूछा गया था, कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। 3 लोक नृत्य आपके अदर राज्य के थे, अदर राज्य के 3 थे। इसके अलावा एक दिया गया था कौन सा, भांगड़ा। क्या दिया गया था, भांगड़ा। भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का है, ये कहाँ का है, तो आपको याद रखना है ये पंजाब का है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब का गिद्धा है, गिद्धा इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा ये कहाँ के, पंजाब के। और जो 3 ऑप्शन थे वो आपके अलग राज्यों के थे, ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। क्या पूछा था, स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो आपको याद रखना है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब की गई थी, 1875 में, ठीक है। कब की गई थी साथी, 1875 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले आत्मनीय सभा। क्या पूछ ले, आत्मनीय सभा, ठीक है। आत्मनीय सभा इसकी स्थापना किसने की, तो बताना राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने आत्मनीय सभा की स्थापना की। इसके अलावा साथी इन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। किसकी, ब्रह्म समाज की, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। आप छाप के कमेंट बॉक्स में बताएंगे आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग जो थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी, और इनके साथ महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल थे, ठीक है। वह कौन सा संघ था जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप के बता देंगे, ठीक है। यदि पूछे साथी आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैंक दर किसे कहते। क्या पूछा गया था साथी, बैंक दर किसे कहते। तो आपको याद रखना है, देखो साथी जैसे ये कोई बैंक है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी आरबीआई है। आरबीआई जो बैंक होती है यानी कि सेंट्रल बैंक, जब वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है, क्या, वाणिज्य बैंक, जैसे ये कोई बैंक है HDFC वगैरह, ये प्राइवेट बैंक हैं, इनको जब ये ऋण देगी, जो ये ऋण होगा इसका ऋण का कार्यकाल होगा दीर्घकाल। कैसा, दीर्घकाल के लिए जो समय होगा इसका होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, बैंक दर। देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपका एक बैंक दर पूछ लेगा, एक आपका पूछ लेगा रेपो रेट। क्या पूछ लेगा, रेपो रेट यानी कि RR, ठीक है, रेपो रेट ये पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है, देखो साथी इसको याद रखना है, जो आपका बैंक दर होता है इसमें दीर्घकाल के लिए लोन दिया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। जैसे HDFC है, केनरा बैंक है, इन सभी बैंकों को, ठीक है। कितने समय के लिए, दीर्घकाल के लिए। दीर्घकाल के लिए बैंक दर। और रेपो रेट जो होती है इसमें क्या होता है, अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए आरबीआई इन बैंकों को लोन देती है, उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। इसके अलावा होता है रिवर्स रेपो रेट। आपने देखा रिवर्स रेपो रेट होता है, एक आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। तो आपको याद रखना है जो रिवर्स रेपो रेट होता है इसमें क्या होता है, ये जो बैंकें हैं छोटी छोटी, ये बैंकें इनको किसको, आरबीआई को आपके आरबीआई को लोन देगी। किसको, आरबीआई को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है ये बैंक रेट से कम होता है। क्या, बैंक रेट से कम होता है, या फिर रिजर्व जो आपका रेपो रेट होता है इससे भी कम होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि जैसे ये क्या है, बच्चे हैं और ये आपके पापा हैं, ठीक है, आरबीआई पापा है। देखो जब पापा लोन देंगे बच्चों को तो बच्चों से ज़्यादा रुपए लेंगे, और जब बच्चे पापा को लोन देंगे तो औकात है बच्चों की जो पापा से ज़्यादा रुपए मांग ले, ठीक है। इसी से आप याद रखना है आरबीआई जो है ये बैंकों का पिता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब पसंद हो गया होगा आपका, ठीक है। तो बैंक रेट किसे कहते हैं, जब आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को दीर्घकाल के लिए दीर्घ समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समय याद रखना है। यदि अल्प पूछ ले तो ये रेपो रेट हो जाएगा। क्या साथी, अल्प पूछ ले तो ये रेपो रेट हो जाएगा, लेकिन दीर्घ पूछे तो आपका बैंक रेट हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था साथी, यूक्रेन की राजधानी क्या है। क्या पूछा गया था, यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो आपको बताना साथी यूक्रेन की जो राजधानी है इसकी राजधानी है कीव। कौन, कीव इसकी राजधानी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। कीव किसकी राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ ले यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, क्या पूछ ले, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पूछ ले तो आप कहना था यहाँ के राष्ट्रपति है जेलेंस्की। कौन है, जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन होता है। क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन होता है, इसको जो है किस अनुच्छेद में दिया गया था। देखो न्यायिक पुनरावलोकन क्या मतलब है, कई बार बताया साथी, जब कौन आपका न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, कौन, हाई कोर्ट हो, लेकिन यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दिया गया था, यहाँ पर हाई कोर्ट से नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट किसी न्याय को सुनाने के बाद
जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसने किसी को फांसी की सजा सुना दी, किसकी? फांसी की। जब ये फांसी की सजा सुनाएगा तो यदि इसको क्या ये बदल नहीं सकता, लेकिन इस पर विचार कर सकता है। जब ये इस सजा पर विचार करेगा उसे कहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। यदि पूछे ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये कहाँ से लिया गया था, तो बताना आपको यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से। यदि पूछे इसका अनुच्छेद क्या है, तो बताना इसका अनुच्छेद है 137। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथी तो ये थी आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ साथी आज का एनालिसिस आप सभी को पसंद आया होगा। यदि साथी एनालिसिस पसंद आया है तो साथी एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, प्रतिदिन शाम 7 बजे, सॉरी 7 बजे नहीं, आपको कल बता देंगे कंफर्म करके 7:30 होगा या 8 बजे होगा। ठीक है, आज के लिए माफ़ी चाहेंगे, आज हम लेट हो गए आज, क्योंकि हम टाइम पे नहीं आ पाए थे, इसलिए 7:30 बजे नहीं आपकी 8 बजे क्लास हुई है। कल आपको कंफर्म करके बता देंगे कि आपकी क्लास कितने बजे से होगी। ठीक है, देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।